गुड आफ्टरनून एवरीवन। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आ जाना। ओ हाँ, तब पीछे बैठ। हाँ, ऑर्डर। हाँ, एक्चुअली तुम डरो थोड़ा। तो आज कौन कौन पहला क्लास अटेंड कर रहा है? इंडेस 33 का भी अभी तक तुम लोग एक भी क्लास किया नहीं है। तुम भी इंडेस 33 अभी तक नहीं करी हो एक भी क्लास? तानिया, इंडेस 33 का एक भी क्लास नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, हो चुका। तुम्हारा भी पहला क्लास है? हम लोग इंडेस 33 का ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। 3.5 क्लास का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। तो 3.5 क्लास में से 2 क्लास में हम लोग बहुत सारा बेसिक डिटेल बात कर चुके हैं, और आज के क्लास में अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं देख के आए हो तो नहीं समझ में आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब आपका चॉइस है कि आप यहां से कंटिन्यू करना चाहते हो। क्या कंटिन्यू करना चाहते हो? आई नो, तो करो, बैठ के क्लास देखो। समझ में नहीं आएगा ये पहले से जान के रखो। तो करना क्या है? मस्ती करना है, मस्ती मन मन में, ठीक है। बोलना ऐसे भी तुम कुछ नहीं बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तुमको ऐसा देख के लग रहा है कि तुम बोलोगे बीच बीच में, एकदम मत बोलना, थोड़ा बहुत बोलना, बस बहुत थोड़ा सा, ठीक है। हाँ हाँ, करेंगे रिवाइज। और उसके बाद जब तुम लोग नेक्स्ट क्लास करने आओ तो रिवाइज किए बिना, मतलब एक बार फटाफट रिकैप किए बिना मत आना। एटलीस्ट 1.5 के स्पीड में कम से कम वीडियो पूरा देख लेना, तब समझ में आएगा, ठीक है। इंडेस 19 भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, बट पहले तुमको इंडेस 19 करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। बट इंडेस 33 का जो 2 क्लास हो चुका वो पक्का करना पड़ेगा, तभी ये आगे का क्लास समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। एवरीवन अटेंडिंग ऑनलाइन, गाइस कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी एडमिन कुछ बोल के गया है, उधर जाओ, पीछे देखो, पीछे उधर जाओ, इधर अच्छा आएगा। सो गाइज, इंडेस 33 में अर्निंग्स पर शेयर में अपने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का कैलकुलेशन पूरा समझ चुके हैं। तो आज के क्लास में अपने पहले फटाफट 10 मिनट्स में अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है और बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का कैलकुलेशन में क्या क्या आता है वो रिकैप करते हैं। राइट इशू वाला डिटेल में करेंगे, एक एग्जांपल के साथ ही करेंगे, बट बाकी भी एक बार 10 मिनट्स में हम पूरा रिकैप कर दें। तो देखो सर, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है कि जब एक कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है ना, तो वो इनकम दिखाया, एक्सपेंसेस दिखाया, नेट प्रॉफिट कितना आया वो दिखाया। उसके बाद में ये भी बताना पड़ता है कि जो ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग्स हुआ है वो पर शेयर कितना अर्निंग्स हुआ है, एक एक शेयर के अगेंस्ट में कितना कितना कमाया है। ये एक इंडिकेटर होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो इसका डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है, अर्निंग्स पर शेयर डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब ये अर्निंग्स पर शेयर हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड बना दिया इंड एस 33। तो सर ये तो बड़ा सिंपल सा बात था, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए, ईपीएस मिल गया। यस, ये इतना ही सिंपल बात है, बट थोड़ा बहुत झमेला आ सकता है जो कि अपने ऑलरेडी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर के कैलकुलेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू पाफेश बाई वानोस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, अच्छा सर अब पहले बात करते हैं न्यूमरेटर पाफेश का। पाफेश का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो आफ्टर पेइंग टू ऑल अदर पार्टीज जो बच जाता है वो होता है। तो अपने पास जो टोटल इनकम हुआ उसमें से बाकी सारा एक्सपेंसेस हटा दिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आया उसमें से इंटरेस्ट का खर्चा भी हटा दिए, तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से बोलो क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अपने बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो फिर क्या वो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, नहीं सर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग है तो पहले उन लोग का हक बनता है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। आप एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दीजिए, उसके बाद जो बच जाएगा वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लोग का है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे करेंगे उसमें ध्यान रखने वाला बात बस इतना है कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या तो क्यूम्यूलेटिव हो सकते हैं या नॉन क्यूम्यूलेटिव हो सकते हैं। अगर क्यूम्यूलेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड दिया जाएगा ही जाएगा। अभी करंट ईयर में अगर लॉस भी है ना तो भी कोई बात नहीं है, अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कमा लिया तो भी प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड नहीं दे पाए थे वो भी देना पड़ेगा। मतलब वो लोग का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अक्यूमुलेट होता रहेगा, दैट इज क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अपने को इंड एस 33 क्या बोलता है कि अगर क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर को अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी किए हो ना ड्यू टू एनी रीजन, तब भी आप उसका प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करिए ही करिए। ईपीएस कैलकुलेट करते समय जो आप पाफेश कैलकुलेट करेंगे उसमें क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का डिविडेंड को कंसीडर करना ही करना है, चाहे ड्यूरिंग द ईयर आपने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है तब भी। बट नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या बोला कि अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं तब आप उसको कंसीडर करिए, नहीं तो कंसीडर मत करिए। नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जिन लोग को अगर करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है एडिक्वेट तो प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे, और ना ही वो नेक्स्ट ईयर में देंगे, वो लैप्स हो चुका, खत्म हो चुका। करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर में, और नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो इंड एस 33 सिंपल सा बात इतना बोला कि क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं करंट ईयर में या डिक्लेयर नहीं किए हैं, आपको ईपीएस के कैलकुलेशन में तो कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। और नॉन क्यूम्यूलेटिव के केस में सिर्फ तब कंसीडर करिए अगर आपने डिक्लेयर किया है तो, नहीं तो कंसीडर मत करिए। तो एक बार फटाफट से पाफेश क्या होता है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एज डिस्कस्ड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। न्यूमरेटर कंप्लीट है। डिनोमिनेटर का जब बात कर रहे थे वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स या वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपने को क्योंकि देखो न्यूमरेटर में आपने लिया है प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो आपको नंबर ऑफ शेयर भी फॉर द पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग था वो लेना पड़ेगा। आप एज ऑन अ डेट कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अपने बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग था। कोई एक डेट का मत बताना, 31 मार्च का मत बताना, 1 अप्रैल का मत बताना या 1 अक्टूबर का मत बताना। ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग था ये चाहिए। तो ये कैलकुलेट करने का ऑल्टरनेटिव बहुत सारा तरीका था, वो अपने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू कैलकुलेशंस किए थे। सर इसमें अलग अलग केसेस क्या आता था कि अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई और शेयर इशू हुआ है, फर्दर इशू हुआ है, या फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर बोनस इशू हुआ है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स का स्प्लिट हुआ है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर मान लो पार्टली पेड शेयर्स था वो फुल्ली पेड हुआ है, 2 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स था, राइट। एंड उसके बाद लास्ट में अपने डिस्कस किए थे राइट शेयर्स, याद है।
हम आज के क्लास में आप लोग को राइट शेयर्स वाला एग्जांपल एक बार याद दिलाना चाहते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा ट्रिकी था। एक बार कंफर्ट आने के बाद आपको हमेशा इजी लगेगा। आपने लास्ट क्लास में पूरा राइट इशू वाला कॉन्सेप्ट को समझे थे, एक एग्जांपल लिखे भी थे। आज के क्लास में हम आप लोग को एक क्वेश्चन करवा देते हैं राइट इशू वाला, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है 7 मार्क्स का। तो आप लोग का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई इतना इजी क्वेश्चन 7 मार्क्स का ये लोग एकदम आराम से पूछ रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 24 का, जून 24 का क्वेश्चन पेपर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से करा रहे हैं। जून 24 का क्वेश्चन नंबर 5A। तो तुम लोग कॉपी में भी ऐसे ही लिखोगे, लिखो जून 24 क्वेश्चन 5A। सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आता है तो 7 मार्क्स पूरा पक्का मिलेगा, वैसा है। बी लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला? नेट प्रॉफिट फॉर 22-23 15 लाख। फिर बोला नेट प्रॉफिट फॉर 23-24 22 लाख 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट इशू इज 10 लाख। बोला राइट इशू करने के पहले 10 लाख है। टर्म्स ऑफ राइट इशू के क्या है? 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। राइट इशू प्राइस कितना है? 30। इसको बोलते हैं ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। कितना रुपया दे करके खरीदना पड़ेगा शेयर्स। मेरा आप लोग से पहले ये क्वेश्चन है कि क्या मार्केट में भी शेयर का प्राइस 30 चल रहा होगा कि मार्केट में शेयर का प्राइस थोड़ा कम चल रहा होगा? नहीं सर, ना तो मार्केट प्राइस 30 होगा ना 30 से कम होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली 30 से ज्यादा ही होगा। क्योंकि नॉर्मली कंपनी जब राइट ऑफर करता है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करता है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलता है कि सुनो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि तुम हमारे पहले से शेयर होल्डर हो, तुम पहले से कंपनी के मालिक हो, अब कंपनी को अगर और पैसा का जरूरत है तो पहले तुम्हारा हक है कि तुम और शेयर सब्सक्राइब कर सको। अगर तुमको सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई और थर्ड पार्टी सब्सक्राइब करेगा, बट पहले तुम लोग को ये राइट हम दे रहे हैं कि पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर सको। और ये जो हम ऑफर कर रहे हैं ये मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा कम में कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा होता 30 और कंपनी भी बोलता 30 में ऑफर कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर लोग बोलता कि यार हम मार्केट से खरीद देते, तुम क्या ऑफर किया। फिर अगर उससे मान लो मार्केट में प्राइस अगर 30 से कम होता तब तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग बोलता कि बेवकूफ समझाएगा, अगर 28 रुपया मार्केट में मिल रहा है तो मार्केट से नहीं खरीदे क्या, तुम 30 में ऑफर करके मेरे को क्या ऑफर दिया। बात समझ रहे हो? इसलिए लॉजिकल क्या है, ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा और कंपनी ने जो ऑफर दिया है वो थोड़ा कम में दिया है। करेक्ट है? तो अभी यहां पे क्या है, ये इसको बोलते हैं ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस बोल लो या एक्सरसाइज प्राइस, जिसमें ये लोग एक्सरसाइज करेगा। फेयर वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट वाज 36। इसको एक और चीज बोलते हैं, ये करंट मार्केट प्राइस है 36, इसी को हम लोग कम राइट प्राइस भी बोलते हैं। कम राइट प्राइस मतलब राइट शेयर्स अलॉट होने के जस्ट पहले क्या प्राइस है, राइट शेयर्स अलॉट होने के जस्ट पहले क्या प्राइस है, राइट 36। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने बोला, और अपने अभी तक सीखे भी बेसिक अर्निंग पर शेयर ही है। एक और अर्निंग पर शेयर होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो अपने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, बस इस डिस्कशन के इमीडिएटली बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का डिस्कशन। तो कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 22-23 एंड 23-24 एंड रीस्टेटेड ईपीएस फॉर 22-23। ये क्या है तुम लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? रीस्टेटेड ईपीएस फॉर 22-23, एडजस्टेड, रीस्टेटेड। ये लोग क्वेश्चन में वर्ड रीस्टेटेड लिखा है, अपने भी रीस्टेटेड लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूज करता है वर्ड रीस्टेटेड, राइट। ये कब अपने को कैलकुलेट करना जरूरी होता है बोलो तो? रीस्टेटेड अर्निंग्स पर शेयर, प्रीवियस ईयर का अर्निंग्स पर शेयर को रीस्टेट करने का जरूरत कब पड़ता है? जब बोनस इशू होता है तब, या फिर राइट इशू हुआ तब भी, क्योंकि राइट इशू में भी एक बोनस एलिमेंट होता है, कुछ ऐसा याद है? राइट इशू में एक बोनस एलिमेंट होता है, ठीक है। देखो अभी
डायरेक्टली फेयर वर्क में सॉल्व करने के पहले हम एक बार तुम लोग से कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं। एकदम आराम से कैलकुलेट करके मेरे को बोलो 22-23 का ईपीएस क्या है, बेसिक ईपीएस क्या है? 1.5 पर शेयर। फैंटास्टिक सर। देखिए 10 लाख रुपए का अर्निंग्स है, ये रहा पाफेश, सॉरी 10 लाख बोल रहे हैं, 15 लाख रुपए का अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, इसमें अपने को कुछ भी दिया ही नहीं है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो दिया नहीं है, सीधा क्या बोला? नेट प्रॉफिट बोला। अब इस नेट प्रॉफिट में प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। तो सर क्वेश्चन में कुछ भी तो डेटा नहीं है, कोई प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ बोला है क्या? तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो नेट प्रॉफिट दिया है यही प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। इसमें जो टैक्स माइनस होना चाहिए था टैक्स माइनस हो चुका, एंड मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग शायद है ही नहीं, तो फिर यही अर्निंग्स हुआ ना फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के लिए अर्निंग्स हुआ 15 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10 लाख। अच्छा ये 10 लाख जो है ये तो राइट इश्यू के पहले है। अपने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में राइट इश्यू नहीं हुआ क्या? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या राइट इश्यू नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे देखो 10 लाख बोल रहा है बिफोर राइट इश्यू, प्रायर टू राइट इश्यू। नहीं, अगर मान लो एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल मान लेते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में बोल देता कि राइट इशू अलॉट किए हैं 1 जनवरी 23 को। राइट इशू कब दिए सर? 1 जनवरी 23। तब भी क्या तुम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या 10 लाख ही लेता? नहीं लेता ना, कुछ और लेता। तो ऐसा मतलब तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 10 लाख ही ले लें क्या? 15 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, क्योंकि ये तो 10 लाख दिया हुआ है बिफोर राइट इशू। अब राइट इशू क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नहीं हुआ? एक्चुअली इस क्वेश्चन में अभी आया है क्वेश्चन जून 24 वाले एग्जाम में, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ राइट इशू दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। देख लो पूरा क्वेश्चन देखो, आया एग्जाम में आया, एज इट इज आया। तो सर अब हम लोग क्या करें? अज्यूम करना पड़ेगा। आइडियली ये लोग की तरफ से मिस्टेक है, हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में ये मिस्टेक है, छूट गया, इन लोगों को देना था नहीं दिया, तो अपने को मानना पड़ेगा। अपने क्या मानेंगे कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग में राइट इशू कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग में राइट इशू कर दिया, ऐसे मान लो। ये अपने मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ 1 अप्रैल 23 को अज्यूमिंग द राइट शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई राइट इशू था ही नहीं। इसका मतलब यहां पे अर्निंग्स पर शेयर कितना था? बेसिक अर्निंग पर शेयर ₹1.5 पर शेयर, करेक्ट है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 22,50,000 डिवाइड बाई बोलो, डिवाइड बाई 10 लाख ही कर दें, वेटेड डिवाइड बाई क्या करें? नेक्स्ट ईयर का, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का सर अर्निंग्स पर शेयर ये वाला जो निकाले ना हम लोग ₹1.5 पर शेयर, ये तो निकाले 22-23 का। यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना लेंगे सर? पूरा 12,50,000 लेंगे। सर क्यों 12,50,000 लेंगे? क्योंकि राइट इशू हो चुका है, अपने एग्जांपल में माने एकदम साल के बिगिनिंग में हो चुका, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बिगिनिंग में हो चुका। कितना? 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, मतलब 1:4, मतलब 10 लाख के बदले 10 लाख इंटू 1/4 2.5 लाख। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 पूरा साल भर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग वाज 12,50,000। बोलो यस और नो। अगेन हम फिर से बता दें, ये एक इस अजम्पशन पर है कि सर राइट अलॉटमेंट, राइट शेयर्स जो है वो 1 अप्रैल 23 को हुआ है। अगर सर हम कोई और अजम्पशन ले तो हो सकता था कोई और अजम्पशन भी, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है नहीं। तो सर क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ सर ऐसे होता है, बहुत हिस्ट्री है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का, ऐसा बहुत बार हुआ है। बुक में तो मिस्टेक तो खैर बोलना ही क्या है, मतलब एक राइट
क्वेश्चन दिखता है तो ऐसा लगता है यस दिस इज राइट, ऐसा है। बहुत कॉमनली इंस्टीट्यूट का मैट में तो जो मिस्टेक है तो है ही बहुत सारा, बट एग्जाम में बहुत कम आता है, बट फिर भी आता है। हर एग्जाम में 1-2 मिस्टेक मिलता है। तो ये क्या आ रहा है बोलो? डन है। अच्छा, ये अपने क्या निकाले? बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब अपने को रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। ये कब का है सर? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। अब रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब कंसिडरिंग द राइट शेयर्स, कंसिडरिंग द बोनस एलिमेंट इन द राइट शेयर्स। तो बोनस एलिमेंट इन द राइट शेयर निकालने का तरीका क्या था बोलो? 3 स्टेप प्रोसेस था। पहला स्टेप थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, दूसरा एडजस्टमेंट फैक्टर, तीसरा बोनस एलिमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेप का खाली नाम भी ध्यान में रहा तो तुमको कैलकुलेशन याद आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 क्या था बोलो? थियोरेटिकल एक्स राइट। तो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलता है कि अगर आज के दिन किसी के पास 4 शेयर है, कितना कितना रुपए का? 36 रुपीस करके, और वो एक शेयर और सब्सक्राइब कर लेता है 30 रुपए में, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके पास हो गया 4 + 1 5। तो दिस इज योर थियोरेटिकल, सॉरी 4 + 1, हाँ, तो ये आ गया अपने पास थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या होता है सर? राइट शेयर्स अलॉट होते ही मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, राइट शेयर्स अलॉट होते ही मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स राइट। एक्स राइट का मतलब इमीडिएटली आफ्टर राइट अलॉटमेंट। बोलो कितना आ रहा है? 34.8 पर शेयर। करेक्ट। ये था अपना स्टेप 1 थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। स्टेप 2 बोलो एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस डिवाइड बाई एक्स राइट प्राइस। कम राइट डिवाइड बाई एक्स राइट। तो कम राइट इज 36 डिवाइड बाई एक्स राइट इज 34.8। ये 34.80 एग्जैक्ट था क्या? ठीक है, 1.03482 आ रहा है क्या? डन। स्टेप 3 अपना क्या था? बोनस एलिमेंट, जो कि बड़ा सिंपल सा चीज था सर। अभी राइट नाउ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जो राइट इशू कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है बोलो? 10 लाख। 10 लाख इंटू 1.03448 माइनस 1, 1.03448 माइनस 1 इंटू 1 लाख 34,448। अच्छा, हाँ 34,480, ठीक है, आ रहा है 34,480। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो राइट अलॉटमेंट कर रहे हैं ना, राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ कितना शेयर्स है? 2.5 लाख। 10 लाख का 1/4, 10 लाख का 1/4, टोटल है 2.5 लाख। उस 2.5 लाख में से 34,480 इज बोनस, फोकट में दे रहे हैं, दैट इज द बोनस एलिमेंट। $34,480 आ रहा है क्या सबका? तो अपना बोनस एलिमेंट आ चुका। तो अपने को ऐसे मानना है कि ये बोनस एलिमेंट पिछले साल के भी बिगिनिंग से एग्जिस्ट करता है। करंट ईयर तो पूरे साल एग्जिस्ट करता ही है, पिछले साल के भी बिगिनिंग से एग्जिस्ट करता है। तो रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकलेगा सर? रीस्टेटेड ईपीएस ऐसे निकलेगा, अर्निंग्स है 15 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 34,480। बोलो कितना आ रहा है? 45।
हाँ ठीक, तो लिख लो ना फटाफट। अच्छा यहां पर ना अजम्पशन हम थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं, अभी अभी जो किए वो वाला अजम्पशन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा अलग अजम्पशन ले रहे हैं। अज्यूमिंग राइट शेयर्स आर अलॉटेड ऑन 1 August 23। हाँ क्या, अब कर ली पूरा सम सॉल्व कर ली, तो एक और बार वापिस से कर लो। अज्यूमिंग क्या है, तुमको तो बढ़िया है बल्कि, अज्यूमिंग वो हम लिखवा रहे हैं, वो हम क्वेश्चन में लिखवा रहे हैं। हाँ पिछले साल वाला सेम आएगा रीस्टेटेड वाला, बट करंट ईयर का चेंज हो जाएगा। हाँ ये सॉल्व करवा रहा है। अज्यूमिंग नहीं, बेसिक ईपीएस ऑफ बोथ द ईयर्स एंड रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर। Assuming right shares were allotted on 1 August 23। ये इंफॉर्मेशन चाहे ये 1 अगस्त है, 1 अक्टूबर है, 1 मई है, जो भी डेट है, ये आइडियली एग्जामिनर को देना था, ये गलती से छूटा है क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो लिखो बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू, एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करना है एकदम एग्जैक्टली वैसे लिखवा रहे हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई वेटेड एवरेज ordinary shares। Basic EPS is equal to profit available for equity shareholders divided by weighted average ordinary shares। Basic EPS of financial year 22-23 is equal to rupees 15 lakh divided by 10 lakh equal to rupees 1.5 per share। For financial year 23-24, first of all we have to calculate bonus element in right issue and weighted average number of shares। For financial year 23-24, first of all we have to calculate bonus element in right issue and weighted average number of shares। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ बोनस एलिमेंट। अब क्या है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये आपका इंटरनल वर्किंग है, आप जब रिवाइज करो तो आपको इस तरह से रिवाइज करना है। एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय आप बोलो मुंह से स्टेप 1 बट लिखो मत स्टेप 1। ठीक है, तो लिखो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू existing number of shares
इंटू कम राइट प्राइस existing number of share into come right price plus right shares into offer price। तुम इसमें वर्ड दूसरा लिख सकते थे। हाँ ठीक है, इसको करंट मार्केट प्राइस लिख सकते थे। ये कम राइट प्राइस की जगह करंट मार्केट प्राइस एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्टली करेक्ट है। कम राइट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस दोनों करेक्ट है। हाँ ठीक है, करेक्ट है ना। वेल डन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, तो अगर किसी के पास अभी 4 शेयर है और एक एक शेयर का मार्केट प्राइस या कम राइट प्राइस 36 है, प्लस वो एक शेयर और अप्लाई किया ऑफर प्राइस 30 में, 4 + 1 एग्जैक्ट आ रहा है 34.8। डन। लगातार चालू है। उसके बाद लिखो एडजस्टमेंट फैक्टर, कम राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस। (36 डिवाइड बाई 34.80) बोलो कितना आ रहा है? 03448। ठीक है, अब देखो वानोस निकालते समय देखेंगे क्या डिफरेंस है। बोनस एलिमेंट इज इक्वल टू 10 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग इंटू 1.03448 माइनस 1। हाँ, इसको राउंड ऑफ करके 34,500 भी लिख सकते हो। ठंड लग रहा है बहुत ज्यादा। ओके, अब एक बार रुक जाना, कुछ भी लिखो मत, एक बार वापस से एक चीज ऑब्जर्व करो। टोटल नंबर ऑफ बोनस राइट शेयर्स बताना कितना है सर? 10 लाख इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स और राइट ऑफर है 1/4, दैट इज 2,50,000। करेक्ट है। आपने ये बोलना चाहते हैं कि सर इसमें से 34,500, एक बार राउंड ऑफ करके हम बात कर रहे हैं, 34,500 आउट ऑफ 2,50,000, 34,500 तो फोकट का है, बोनस है, और बाकी कितना बच गया बोलो? 2,15,500। ये आप पैसा लेके अलॉट कर रहे हो, ठीक है, ये नॉर्मल इशू है। ये 2,15,500 जो आप इशू कर रहे हो, वो अगर आप एक्स राइट प्राइस पे किए होते, अगर आप मान लो ये वाला शेयर एक्स राइट प्राइस पे इशू किए होते तो कितना रुपया आता? इंटू 34.8 करके बोलो तो कितना रुपया आता? राउंड ऑफ करके बोलो, 7499 वाला जो फिगर है उसको राउंड ऑफ करके 75 लाख आता। ठीक है, राउंडेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75 लाख आता। करेक्ट है ना? अभी देखो तो एक्चुअल में पैसा कितना आ रहा है? 2,50,000 इंटू 30 रुपीज करके देखो कितना आ रहा है? 75 लाख यार। बस यही आइडिया है। आप क्या कर रहे हो? आप 2.5 लाख शेयर इशू कर दे रहे हो 30-30 रुपया करके, तो आपके पास टोटल पैसा कितना आ रहा है? 75 लाख ही आ रहा है। तो इंडेक्स का ये बोलना है
कि आपको अगर 75 लाख रुपीज ही लेना था, ये काम आप कर सकते थे खाली 2,15,500 शेयर इशू करके, बट आपने इशू कर दिया 2.5 लाख शेयर। तो आप ये वाला शेयर तो फोकट का इशू किए ना, ये तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो आपने किए ना, बस आइडिया यही था कि ये फोकट में जो आपने शेयर अलॉट कर दिया ये निकाल लें, क्योंकि ये बोनस एलिमेंट इन राइट इशू हो गया, विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज इफ इट हैड बीन इशूड अर्लीस्ट पीरियड का कंपेरेटिव ईयर का अर्लीस्ट डेट पे, मतलब एकदम बिगिनिंग ऑफ द कंपेरेटिव ईयर, प्रीवियस ईयर का भी ओपनिंग डेट पे। तो कंपेरेटिव ईयर क्या है यहां पर 22-23। आप ऐसे मान लो 1 अप्रैल 22 के दिन आपने ये 34,500 शेयर इशू कर दिया। 1 अप्रैल 22 दैट इज प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग, आपने ये 34,500 शेयर्स इशू कर दिया, ऐसे मान लो। डन। तो हम लोग यहां पे अप्रोक्सीमेट लिख दें, अप्रोक्सीमेट नंबर 34,500 अप्रोक्स। हाँ कर सकते हैं, ये एकदम एग्जाम में चलेगा, नॉट टू वरी, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो अर्निंग्स पर शेयर निकलेगा ना वो करेक्ट निकलेगा। सेकंड डेसिमल प्लेस तक का जब ईपीएस निकालोगे ना तो वो एकदम करेक्ट निकलेगा। तो अब देखो वानोस निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज इक्वल टू, आपके पास पहले से 10 लाख शेयर्स तो था ही, प्लस 34,500 आपको ऐसे मानना है जैसे बिगनिंग से इशूड है, ऑलरेडी पहले से इशूड है। ये आपका कितना महीना तक आउटस्टैंडिंग रहा? 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर 1 अगस्त को तो आपने राइट ऑफर अलॉट ही कर दिया, तो ये 4/12 करेक्ट है, प्लस राइट शेयर्स अलॉट करने के बाद, राइट शेयर्स अलॉट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 12,50,000, और ये रिमेनिंग 8 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। एक मिनट अलग अलग बोलना, ये पहले नंबर बताना मेरे को। ये 10,34,500 इंटू 4/12, 12,50,000 इंटू 8/12। हाँ अभी टोटल एक साथ बता देना। 11 लाख अप्रॉक्स, हाँ ठीक है चलेगा। 11,78,167। Therefore, basic EPS of financial year 23-24 is equal to, पाफेश कितना है? 22,50,000, 22,50,000। डिवाइड बाई वानोस अपने अभी अभी निकाले, 11,78,167, 1.9097, तो इसको 1.91 पर शेयर लिखेंगे। ईपीएस सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे। ये तो जब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं ना, एडजस्टमेंट फैक्टर में क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होने का चांसेस है, इसलिए 5th डेसिमल प्लेस तक लेते हैं खाली एडजस्टमेंट फैक्टर में। वो भी ऐसा कोई रूल नहीं है इंस्टीट्यूट का, ये अपने ऑन द सेफर साइड उसको 5th डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। हो सकता है इंस्टीट्यूट उसको 4th डेसिमल प्लेस ही लेगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे अपने को एक और काम करना पड़ेगा, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, 15 लाख। बोलो डिवाइड बाई कितना लिखे? 15 लाख डिवाइड बाई
क्या लिखे? 10,34,500 खाली बोनस एलिमेंट लेके बोलो कितना आ रहा है? ये तो सेम वही आएगा जो अपने निकाल चुके थे, बोलो। डन है? तो राइट शेयर्स वाला बात भी रिकैप हुआ। अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर का डिस्कशन यहां पे कंप्लीट होता है। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का डिस्कशन। हाँ हाँ, पूरा लिंक है। हेडिंग देना डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है? हाँ, घुल जाना। डाइल्यूट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना। सिंपली स्पीकिंग, अगर मान लो एक कंपनी में दो ही मालिक है, 1,00,000 शेयर है दोनों का, 1,00,000 शेयर है दोनों का, तो 50-50% शेयर होल्डिंग है। कंपनी और 50,000 शेयर इशू करता है और ये लोग दोनों सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो सब्सक्राइब कर ले रहा है, तो इन लोग का शेयर होल्डिंग क्या अभी भी 50-50 रहेगा? कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूट हो जाना। इन लोग का शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो गया। हाँ, मतलब उतना कॉन्सेंट्रेटेड अब शेयर होल्डिंग नहीं है, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो गया। अभी यहां पर जो अपने पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है कि कुछ ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आज के दिन तो इक्विटी शेयर नहीं है, बट बहुत जल्दी इक्विटी शेयर्स बनने वाले हैं। एग्जांपल, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सुने वैसे कभी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्या मतलब है? सर, आज तो वो डिबेंचर है, कोई एक ऐसा डेट आएगा जब वो मालिक बन जाएगा, जब वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचो, एग्जांपल, एक कंपनी में अभी दो मालिक है, हाँ, कंपनी में अभी दो मालिक है। इसके पास कितना शेयर है? 1,00,000 और इसके पास भी 1,00,000 शेयर है। 2,00,000 शेयर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2,00,000। और इसी बैलेंस शीट में, इसी कंपनी के इसी बैलेंस शीट में एक कन्वर्टिबल डिबेंचर भी है। उस कन्वर्टिबल डिबेंचर को बोला गया है, उस डिबेंचर होल्डर को बोला गया है कि आप लोग का जब डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको 2,00,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। फिर से डिबेंचर होल्डर लोग को बोला गया है कि आप लोग को जिस दिन कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डिबेंचर टू इक्विटी शेयर्स, आप लोग को 2,00,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे। और ये कब होगा? 2 साल बाद होगा। मान लो कब होगा? 2 साल बाद। ठीक है, आज का डेट है से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 25, और ये अलॉट मतलब कन्वर्जन जो करना है, मान लो करना है 31 मार्च 27। इन लोग दोनों से अगर आज के दिन पूछा जाए कि तुम लोग कंपनी के कितने परसेंटेज मालिक हो, तो ये लोग क्या एकदम बिंदास तरीके से बोल पाएंगे 50-50? एकदम खुश होकर के बोल पाएंगे अरे हम लोग आधे मालिक है कंपनी के? एकदम वो लोग का बोली में उतना वजन नहीं रहेगा। फालतू बात। अगर कोई एक कंसल्टेंट, एक प्रोफेशनल अगर ठीक से बैलेंस शीट देख लिया और उन लोग से ठीक से पूछ लिया और पता चल गया कि 2,00,000 इक्विटी शेयर इशू होने वाला है किसी एक दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को, तो वो तुरंत उसको बता देगा कि भाई तुम मालिक नहीं है, तुम मालिक नहीं है, बस लग रहा है, अभी दिख रहा है, अभी तुम सिर्फ मालिक दिख रहे हो, तुम एक्चुअल में मालिक हो नहीं। अब ऐसे बैलेंस शीट में ध्यान से समझते चलना केस, ऐसे बैलेंस शीट में अगर आप ईपीएस बोलते हो, और ईपीएस बोलते हो खाली 2,00,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से, क्योंकि अभी राइट नाउ तो 2,00,000 शेयर ही एग्जिस्ट करता है। जो 2,00,000 शेयर डिबेंचर होल्डर को अलॉट होने वाला है, वो आज के दिन तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। डिबेंचर होल्डर लोग को जो 2,00,000 इक्विटी शेयर इशू होने वाला है, वो तो 31 मार्च 27 को होगा, 2 साल बाद होगा। आज के दिन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज के दिन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना एग्जिस्ट करता है? 2,00,000 ही। जब उन लोग को भी 2,00,000 इशू हो जाएगा, तब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,00,000 हो जाएगा।
बट वो आज के दिन नहीं है। आज के दिन तो बस ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 1 लाख टोटल 2 लाख इक्विटी शेयर ही अलॉटेड है। अगर आप ईपीएस बोलते हो ये 2 लाख शेयर के हिसाब से और कुछ भी नहीं बोलते हो तो एक शेयर होल्डर को क्या करेक्ट पिक्चर पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है। वो तो ये मान के बैठा है कि 2 लाख शेयर है और एक एक शेयर के अगेंस्ट में इतना इतना रुपए का कमाई है। बट अचानक से एक डेट आएगा जिस दिन 2 लाख शेयर और बढ़ जाएगा और वो अर्निंग्स पर शेयर जो अभी दिख रहा है वो एक बार में एक झटके में आधा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर, आपका डिनोमिनेटर अगर 2 लाख से 4 लाख हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर 2 लाख से 4 लाख हो जाएगा तो ईपीएस गिर जाएगा ना, ईपीएस आधा हो जाएगा। बोलो यस और नो, आराम से सोच के। अरे भाई अगर ईपीएस अभी आ रहा है 5 रुपया, सर कैसे आ रहा है 5 रुपया? 10 लाख रुपया कमाए और 2 लाख शेयर आज के दिन है, तो आज के दिन कितना अर्निंग्स पर शेयर दिख रहा है? दिख रहा है? मान लेते हैं ये कंपनी लगातार 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो अभी 10 लाख रुपए का कमाया, अगले साल फिर 10 लाख रुपए कमाया, तो हर बार कितना हो रहा है? ₹2 पर शेयर। अचानक एक बार 31 मार्च 27 आएगा, ओ सॉरी ₹5 पर शेयर। हाँ, तो 10 लाख रुपए का टोटल अर्निंग्स और 2 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग्स पर शेयर हो गया ₹5 पर शेयर। करेक्ट है, ₹5 पर शेयर। तो हर साल ये कंपनी 10 लाख रुपए कमाते जा रहा है और हर साल ₹5 पर शेयर का अर्निंग्स होते जा रहा है। अचानक से एक बार एक डेट आएगा 31 मार्च 27, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा कितना? 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा 4 लाख और ये हो जाएगा 2.5 पर शेयर। बोलो ये जो चीज हुआ ये क्या अचानक से अनप्लान्ड तरीके से ऐसे हो गया क्या? कि ये बात तो पहले से मालूम था कि होने वाला है, पहले से मालूम था ना। तो इंड एस 33 का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई तुम अपने स्टेक होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को गुमराह मत करो, उन लोग को पहले से आइडिया दो ना, पहले से हिंट दो। हिंट क्या? अच्छे से खुल के बताओ। एक तो तुम बेसिक अर्निंग पर शेयर बताओ ₹5 पर शेयर, एक तो तुम बेसिक अर्निंग पर शेयर बताओ ₹5 पर शेयर, लेकिन साथ में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी एक और कैलकुलेट करके बताओ जिसमें तुम जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है उसको ऐसे मानते हुए ईपीएस बताओ कि जैसे वो कन्वर्ट हो गया। फिर से डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है सर? डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज के दिन तो इक्विटी शेयर नहीं है बट वो थोड़े दिन में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, तो आप ऐसे मान लो कि वो कन्वर्ट हो चुका इक्विटी शेयर में और उसके हिसाब से एक ईपीएस बता दो, उसको बोलते हैं डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्या बोले? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्या आज के दिन वो इक्विटी शेयर है? नहीं। क्या कल को वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बन जाएगा? यस। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, राइट। तो बेसिकली डीईपीएस का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है कि डीईपीएस इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑल्सो, जो आज के दिन इक्विटी शेयर नहीं है बट कुछ दिन में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है। सर इसका एग्जांपल बताइए। एक तो आप बोले कन्वर्टिबल डिवेंचर, कुछ और भी हो सकता है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हो सकता है। शेयर वारंट सुने हो? शेयर वारंट लॉ में भी पढ़ोगे। क्या होता है शेयर वारंट का मतलब? आपने वारंट होल्डर से पैसा ले लिया, उसके बदले में उसको शेयर इशू नहीं किया, उसको शेयर वारंट दिया है, उसको ये बोले कि 5 साल बाद तेरे शेयर वारंट को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स में। क्या आज के दिन उसके पास इक्विटी शेयर है? नहीं। 5 साल बाद क्या इक्विटी शेयर मिलेगा? यस। पैसा उसके बदले में आज ही ले लिया? यस। तो शेयर वारंट भी तो आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया ना, एक इंस्ट्रूमेंट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है बट आज के दिन इक्विटी शेयर नहीं है बट बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। इसका एक और एग्जांपल बोलो, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन दे करके रखे हैं कि तुम लोग 3 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस करो और उसके बाद तुम लोग के इस ऑप्शन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली इक्विटी शेयर्स अलॉट कर देंगे तुम लोग को, करेक्ट। तो इसका डेफिनेशन बताओ, थोड़ा समझ में आ रहा है ना? डेफिनेशन बस इतना है कि सर वो वाला इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब अपने ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं या सर्विस ले चुके हैं और उसके बदले में इक्विटी शेयर्स अभी तक इशू नहीं किए हैं बट इशू करने वाले हैं। अभी राइट नाउ वो बैलेंस शीट में किसी और नाम से दिख रहा है, दैट इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स।
अगर आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करते हुए ईपीएस निकालते हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। हाँ ना दी, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। कौन? कब से तो नहीं, कब से? ये तुम क्यों लेके आया? ये क्यों लेके आया है? पानी पीने के लिए? क्यों? ताकि कहां पिया तुम? क्या कौन किसको कैसे देख रहा था? कहां पे? किसको याद कर रहा था? लिखना स्टार्ट करो तुम लोग, लिखो पहले फटाफट, लिखो लिखो लिखो। It is the EPS calculated after considering the effects of dilutive potential equity shares. Potential equity shares are those instruments which will be, yes, which will be, वही हमको भी लग रहा है। नहीं, लेकिन कम से कम इतना डरावना नहीं था इस बार, थैंकफुली। Potential equity shares are those instruments which will be converted potential equity shares are those, अच्छा नहीं, मेरा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है क्या? मतलब इनडायरेक्टली एक ही बात बोल रहा है, सीधा बोल देना। Are those instruments which will be converted into equity shares at a later date for which consideration is already received. लिखो एग्जाम्पल। आज के क्लास के एंड में ये वाला बात करेंगे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और शेयर वारंट। हाँ बस इतना ही। हाँ मेरे भी, बट ठीक है। आदित्य लिख लिया? ठीक। हम चेक कर रहा था उस समय, नाम करेक्ट बोला था ना क्या? मेमोरी चेक। लिखो, एक नोट लिखो, डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स are those dilutive potential equity shares are those potential equity shares which reduces the basic EPS। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ये एक एग्जांपल के बाद एक्सप्लेन करेंगे। लिखना डन है यहां तक? हाँ हाँ, एग्जांपल कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। लिखो एग्जांपल 1। पाफेश number of equity shares वन लाख। फिर लिखो 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 हाँ, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ डिबेंचर्स outstanding is equal to 5000 number of debentures outstanding हाँ, मतलब ये एक्चुअली डिबेंचर के बारे में 2 लाइन लिखना है, इसलिए अंडरलाइन कर दिए। कन्वर्जन रेशियो इज इक्वल टू 5:1। बोलो इसका मतलब। सुना क्या बोली? हाँ तो सब कोई ध्यान दो, क्या बोली क्या बोली?
सुन लो ना एक बार में, बोलो फिर से बोलो। सही बोली क्या? सही बोली। हाँ आदित्य, चाहे वो कुछ भी बोल दे वो सही है। हाँ तुम बोल। पांच डिवेंचर अगर है तो उसके बदले एक इक्विटी शेयर देंगे, क्या ये है इसका मतलब? एक के बदले पांच, 5 फॉर एवरी वन। इसको रीड करना चाहिए कैसे? 5 फॉर एवरी वन। इतना देर से तुम लोग लिख रहे हो 1:2 अगर बोनस इशू बोलते हैं तो तुम लोग क्या बोलते हो? 1 बोनस फॉर एवरी 2 हेल्ड। 1:4 जब राइट इशू में बोल रहे हो तो तुम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 राइट इशू फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो यहां पे भी ऐसे ही रीड करो ना, 5 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 डिवेंचर हेल्ड। तो एक के बदले पांच, पांच के बदले एक नहीं। सर अगर ये 1:5 लिखते तो तुम करेक्ट होते कि भाई एक इशू करेंगे 5 के बदले। हाँ तो यहां पे क्या बोल रहा है? 5 फॉर एवरी 1, मतलब एक डिवेंचर के बदले 5 इक्विटी शेयर देंगे। करेक्ट। तो लिखो यहां पे ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज 5 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 हाँ तुम पहले ये सब कर लो, दिया चला लो। हाँ एकदम ही नहीं है। अभी का बात कर रहे हैं, राइट नाउ का। चलो लिखो। हाँ कुछ और बात करते हैं, है ना। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। टैक्स रेट इज 40%। क्वेश्चन लिखना डन है? बेसिक ईपीएस तो तुम लोगों को कैलकुलेट करना आता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर छोड़ो। अभी जो क्वेश्चन में डेटा है खाली उसको देखो और बीईपीएस बता दो। बोलो कितना? ₹10 पर शेयर आ रहा है। बेसिक अर्निंग पर शेयर लिखो। हो गया लिखना? बेसिक अर्निंग पर शेयर यहां तक लिखना कंप्लीट है। तो अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे ये देखो। डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बस एडजस्ट कर देना है क्या सर? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे मान लो कि यहां पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है वो एक्चुअल में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे मानते हुए ईपीएस कैलकुलेट कर दो। तो इस क्वेश्चन में बताओ तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या क्या है? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इज ओनली 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है? सिर्फ कन्वर्टिबल डिबेंचर, बस यही तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। तो अभी यहां पे क्या करना है? पहले अगर हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर ना करें तो न्यूमरेटर कितना आ रहा था? 10 लाख आ रहा था। और अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट ना करें तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ रहा था
1 लाख, बस इसी को अब एडजस्ट कर देना है। पहले यहां तक लिख दिए, मतलब सर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो हम लोग लिखेंगे उसमें पहले बीईपीएस वाला जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले वो लिख दे, हाँ पहले वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस माइनस करवाएंगे। न्यूमरेटर में क्या चेंज हो जाएगा, खुद से सोचो कि न्यूमरेटर मतलब प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसमें क्या चेंज हो जाएगा अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में। हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर, तुम बोल रहे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, तो तुम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। हम अभी नंबर ऑफ शेयर का बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पाफेश में। बताओ क्या फर्क पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर बताओ क्या फर्क पड़ेगा। पाफेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पैसा देगा, वो पैसा दे चुका। ये ना ये जो तुम 5,000 डिबेंचर इशू करके रखा है ना, ये 100 रुपया करके ऑलरेडी तुमको दे चुका है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अब क्या पैसा देगा, अब और कोई पैसा नहीं देगा, ये कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चीज, क्या पैसा दे चुके सर? हर साल डिवेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट देते हैं। जब आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर्स में तब भी क्या इंटरेस्ट देते रहोगे? नहीं ना। तो अगर इंटरेस्ट नहीं दोगे तो प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब तुम बोल रहे हैं तुम 10 लाख रुपया चाहे एचडीएफसी बैंक से लोन लेकर के रखा है, चाहे तुम 10 लाख रुपया का इंटरेस्ट दे और मत दे, तेरा प्रॉफिट वही रहेगा, तुम ये बोल रहे हो? अरे बाबा इंटरेस्ट देगा तो प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पक्का, प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। सर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा तो बोलो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वेरी गुड। कितना रुपया का प्रॉफिट बढ़ेगा बोलो? 5,000 इंटू 100 इंटू 12%। फिर से 5,000 इज द नंबर ऑफ डिबेंचर, 100 इज द फेस वैल्यू। 5,000 इंटू 100 बोलो कितना? 5 लाख हुआ। 5 लाख का 12% बोलो 60,000। तो प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 60,000। तो बस तुम फिर ये बोल रहे हो कि नेट में पाफेश जो है वो कितने से? पाफेश 60,000 से बढ़ जाएगा, ये बोल रहे हो क्या? अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस प्रॉफिट के ऊपर क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो पाफेश बढ़ जाएगा क्या 60,000 से? सब पैट बढ़ जाएगा, पीबीटी बढ़ जाएगा। पीबीटी बढ़ जाएगा कितने से? 60,000 से। लेकिन सर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 60,000 बच रहा होगा, कमाई हो रहा होगा, जो एक्स्ट्रा 60,000 का कमाई हो रहा होगा उसके ऊपर 40% टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो 60,000 माइनस 40% 36,000। 60,000 में से माइनस 40% कर दो तो 36,000। तो अब तुम बोलोगे पाफेश कितने से बढ़ेगा? 36,000। ये कैलकुलेशन फिर से देखो आराम से क्वेश्चन को और खुद बोलोगे यस सर एकदम इजी दिख रहा है। 36,000 से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से बढ़ेगा? 36,000 से। सर अगर ऐसे मान लो, हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, मान रहे हैं सर, ख्याली दुनिया में है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज ख्याली, जस्ट अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी शेयर्स में। अगर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिवेंचर होल्डर नहीं रहेगा। अगर डिवेंचर नहीं रहेगा तो डिवेंचर के ऊपर डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो 60,000 रुपया जो इंटरेस्ट का दे रहे हैं वो बच जाएगा। लेकिन सर जैसे ही हम लोग का प्रॉफिट 60,000 से बढ़ेगा, हम लोग को 60,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 24,000। तो हम लोग का नेट में जो पाफेश बढ़ेगा दैट इज ओनली 36,000। पक्का? इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? यहां पे प्लस 60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये कभी फाइनेंस में तुम लोग इस तरह का कैलकुलेशन देखा होगा, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी लिखता था उसको। अच्छा ये 60,000 का कैलकुलेशन तुम लोग ऐसे दिखा देना, 5,000 इंटू 100 इंटू 12%, 5,000 इंटू 100 इंटू 12%। अच्छा ये तो हुआ न्यूमरेटर का चेंज, कंफर्टेबल न्यूमरेटर के चेंज के साथ एकदम। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर का। बोलो डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा? सर 5,000 डिबेंचर्स है अभी और बोल रहे हैं इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एक के बदले 5, तो 5,000 के बदले 25,000। 5,000 इंटू 5, डन।
अब पहले खाली न्यूमरेटर वाला पूरा नंबर बोलना, कितना आ रहा है? 10 लाख 36,000 डिवाइड बाई 10 लाख, सॉरी 1,25,000, रुपीज 8.288 आ रहा है, 8.29 पर शेयर। अब बताओ ये जो 8.29 जो आया, सबका आ गया क्या? सबका आ गया 8.29। ये जो 8.29 आया, ये बीईपीएस से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? कम है ना, क्योंकि बीईपीएस था 10 रुपया और ये हो गया 8.29। इसको बोलते हैं डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब विच हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? ध्यान से समझो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करते और वो आता 10.5? आ सकता था, आ सकता था 10.5। एग्जाम्पल, अभी हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मान लो एक बार के लिए 10.5 आएगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर आ रहा है 10, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे तो आ रहा है 10.5। तो मतलब यू आर सेइंग कि अगर कन्वर्ट हो गया, डिबेंचर्स अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। दैट मींस अभी कंपनी का हालत अच्छा है कि बेकार है? बेकार है। बेकार है। क्यों बेकार है बता? क्योंकि कंपनी बहुत कम कमा रहा है, बल्कि डिबेंचर होल्डर लोग को ज्यादा दे रहा है, वो ना देना पड़े तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर तुम डिबेंचर्स को कन्वर्ट करते हो इक्विटी शेयर्स में और बेसिक अर्निंग पर शेयर से ज्यादा आ जाए डीपीएस मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर होल्डर को जो दे रहे थे वो बहुत ज्यादा था, अब हम लोग को थैंक गॉड उतना नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब फिलहाल बहुत कम कमा रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अभी फिलहाल अब इतना कमाई कर ही नहीं पा रहे कि वो डिबेंचर होल्डर के जितना भी मैच कर पाए। बात समझ रहे हो? अभी एक और एग्जांपल से ये वाला बात और क्लियरली तुमको दिखेगा, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर तुम कन्वर्टिबल डिबेंचर को कंसिडर किए और तुम्हारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो बेसिक ईपीएस से कम आ रहा है, दैट मींस ये डाइल्यूटिव इन नेचर है। अगर ये 10.5 आ जाता तो उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव। अपने को इंडेक्स क्या बोलता है कि आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को सिर्फ तभी लेना है अगर वो डाइल्यूटिव इन नेचर हो, नहीं तो उसको कंसिडर मत करना। फिर से, आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को तभी कंसिडर करना है जब वो डाइल्यूटिव इन नेचर हो। ये चीज हम तुम लोग को यहां पे नोट में लिखवाए हैं। डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर दोस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विच रिड्यूसेस द बेसिक ईपीएस। अगर ये बेसिक ईपीएस को बढ़ा दे रहा है तब फिर वो एंटी डाइल्यूटिव है और उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इसी एग्जांपल को लो लिखो, एग्जांपल 2 लिखो, इसी में तुम लोग को बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कीपिंग ऑल अदर डेटा same as example 1, say conversion ratio is 1:5 instead of 5:1. सॉल्यूशन बोलो। बेसिक ईपीएस, सर बेसिक ईपीएस में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो वो ₹10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू ₹10 पर शेयर ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि डेटा एज इट इज रखे हैं, खाली कन्वर्जन रेशियो चेंज कर रहे हैं। एग्जांपल 1 का डेटा एज इट इज लेना है, सिर्फ कन्वर्जन रेशियो 5:1 की जगह 1:5 लेना है। तो अब तुम लोग बता देना डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जरा कैलकुलेट करवाना। तो क्या करना होता है, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो था बेसिक ईपीएस का पहले वो लिख दो,
देखो यहां तक तुम लोग कर लिया क्या? इस एग्जाम्पल का यहां तक का अपने आप कर लिया। अब आगे का बात बताओ क्या लिखना है। तुम पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी जस्ट ऐसी समझना चाह रहे हैं, मतलब कि ऐसा होता है क्या तुमको पूरा? तब फिर क्या ही देखना है पीछे का। चलो 10 लाख, इसमें क्या चेंज आ रहा है बोलो तो? कुछ नहीं चेंज है, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है। तुम कन्वर्ट कर देगा, क्या बोल रहा मतलब क्यों नहीं? ये पिछला एग्जांपल और अभी फिर तुम पिछला एग्जांपल में क्या समझा? न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं था, अब नहीं होगा। अब कुछ और हो गया जो अब चेंज नहीं होगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा आदित्य, नहीं होगा। मतलब तुम बोल रहा है खाली कन्वर्जन रेशियो चेंज हो गया, उसके वजह से बात बहुत बड़ा हो गया। बात इतना बड़ा हो गया कि अब अगर तुम कन्वर्ट कर देगा तो इंटरेस्ट अभी भी तुम दे रहा होगा। तुम डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगा तब भी इंटरेस्ट दे रहा होगा क्या? नहीं दे रहा होगा ना। तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो क्या पाफेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, तो कैसे सोच रहा है, कहां से सोच रहा है? अरे तो वही चेंज होगा ना। मतलब तुमको सिंपली सिर्फ इतना करना है कि सर 60,000 इंटू 0.60, तो ये हाँ चेंज हुआ ना मतलब। अच्छा समझ गया। अच्छा डिनोमिनेटर चेंज होगा, हाँ तो कितना होगा? 5,000 इंटू 1/5, 10,36,000 डिवाइड बाई कितना? 1,01,000 क्या? ब्रैकेट में लिखो एंटी डाइल्यूटिव। सर क्यों एंटी डाइल्यूटिव इसको बोले? क्या इंसाइट ऑफर किया है? बेसिक अर्निंग पर शेयर इज ₹10 पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ रहा है 10.26 पर शेयर। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हियर इन दिस क्वेश्चन, अनिश, potential equity share in this question has an effect of increasing the BEPS, and so this is anti dilutive। वो डाइल्यूट कर ही नहीं रहा बल्कि उल्टा ऑपोजिट इफेक्ट है। तो अपने को इंड एस बोलता है कि इसको कंसीडर नहीं करना है। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलो कितना आ रहा है? डाइल्यूटेड EPS इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर, दैट इज सेम एज बेसिक EPS। मतलब अगर डाइल्यूटिव नहीं है, एंटी डाइल्यूटिव है, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जब तुम डिस्क्लोजर देते हो ना, तो ये डिस्क्लोजर मत देना। सर क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच है। इंड एस 33 चाहता है कि तुम इन्वेस्टर को एडवांस में जो अच्छा होने वाला है वो मत बताओ, जो बुरा होने वाला है वो पहले बता दो। तो अगर डाइल्यूट होने वाला है तब तो बताओ, अगर डाइल्यूट नहीं होने वाला है, एंटी डाइल्यूटिव है, तो मत बताओ। ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया? ज्ञान, लास्ट वाला ज्ञान खाली क्या बोल रहा है? इंड एस 33 बोला कि अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आपके बेसिक EPS को कम कर देता है, दैट मींस वो उसमें डाइल्यूटिव इफेक्ट है, डाइल्यूटिव इन नेचर है, तो आप उसको तो ऑब्वियसली कंसीडर करो और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर दे दो। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऐसा है जो आपके बेसिक EPS को बढ़ा दे, तो इसका मतलब वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर एंटी डाइल्यूटिव है। अगर आप ये डिस्क्लोज कर दिए ना 10.26, तो आपके शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया कन्वर्जन आने वाला है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगा। ये सपना स्टेक होल्डर को एडवांस में मत दिखाओ, जब रियल में होगा तब बता देना। लेकिन अगर नुकसान होने वाला है, अर्निंग्स पर शेयर गिरने वाला है, तो उसका आइडिया पहले एडवांस में दे दो। बात समझ में आया? अरे कन्वर्जन में, अगर कन्वर्जन के वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जा रहा है,
इसका मतलब यह हुआ कि अभी फिलहाल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ही कम है। इवन डिबेंचर होल्डर के बराबर अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं हो पा रहा है। सोचो, डिबेंचर होल्डर को तो फिक्स्ड इनकम मिलता है, वो लोग भी उल्टा ज्यादा कमा रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर लोग रिस्क लेके भी कम कमा रहा है। अभी फिलहाल ये स्थिति है इस कंपनी का, तो बेकार कंपनी हुआ ना। बंद कर देते, चल एग्जांपल 3 में चलता है। नींद आ रहा है तुमको भी, तुमको तो जिसको आ रहा है वो रात में सोया नहीं है, तुम लोग दोनों नहीं सोई हो ना रात में? हाँ, 4 बजे तक नहीं सोई। 4 बजे सोई और पिछले बजे उठी, क्यों सोई 4 बजे? हाँ, हाँ, नहीं जल्दी हो जाएगा, 3:40 पे एंड हो जाएगा, है ना? सच अ गुड थिंग। लिखो पाफेश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नहीं 1 लाख शेयर्स, सही बात है। कन्वर्टिबल नहीं, क्या? %14 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, $10,000, having face value 100, having face value equal to ₹100. Conversion ratio is equal to 4:1। कन्वर्जन रेशियो 4:1 का मतलब कौन बताएगा? हाँ बोल सौरभ, हाँ बोल। हाँ, क्या बोला तुम? 1 के बदले 4, 4 के बदले 1 कौन बोला? इसको सिर्फ इतना पढ़ना है, 4 फॉर एवरी 1 हेल्ड, 4 फॉर एवरी 1 हेल्ड, तो इसका मतलब 1 के बदले 4, दैट इज 4 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 हेल्ड। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 20%। इनकम टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।
लिखना डन है क्या? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तुम लोग सुना है पहले कभी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सुना है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या आज के दिन एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में? आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है। 3 साल पहले इसको हटा दिया गया था। बट तुम्हारे बुक्स में कुछ ओल्ड क्वेश्चंस जो बने हुए हैं वो इसके हिसाब से बने हुए हैं, तो तुमको पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए अपने कर रहे हैं। आज के दिन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये उस जमाने की बात है जब डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता था। डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था। कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करके शेयर होल्डर को पे करता था, और शेयर होल्डर जब रिसीव करता था तो उसके लिए डिविडेंड टैक्स फ्री होता था। ये उस जमाने की बात है। अभी क्या हो गया है, अभी अमेंडमेंट आ चुका है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है और डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। करेक्ट? लेकिन सर हम लोग को एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मिल सकता है, इसलिए हम लोग कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है कि अगर कंपनी कोई डिविडेंड पे कर रहा है तो जितना डिविडेंड पे करेगा उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज सरकार को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करेगा। अगर 1 लाख रुपया का डिविडेंड दे रहे हैं तो सरकार को 20,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं, सीडीटी। अगर 50,000 रुपया ही खाली डिविडेंड बांट रहे हैं तो 50,000 का 20% दैट इज 10,000 रुपया सरकार को सीडीटी दे रहे हैं। समझ में आया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का मतलब? ओके, तो अब अपने को बताओ, पहले तो ये क्वेश्चन पूरा देख करके बोलो, इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या है? 14% कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इज द पोटेंशियल इक्विटी शेयर ओवर हियर। अच्छा ये बताओ ये डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है? सर ये तो कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो देखते ही क्वेश्चन पता चल जाता है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर दिया है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दिया है, ईसॉप दिया है, शेयर वारंट दिया है, तो वो क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। अब वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है वो तो कैलकुलेट करने से पता चलेगा। अगर डाइल्यूटिव है तो कंसीडर करेंगे, एंटी डाइल्यूटिव है तो इग्नोर करेंगे। डन है? तो सॉल्यूशन बताओ, बेसिक अर्निंग पर शेयर बताओ कितना है? हाँ बेसिक ईपीएस खाली बता दो ना। ₹10 पर शेयर। रफ में ट्राई करना अपने आप डीईपीएस, प्लीज रफ में ट्राई करना, फेयर वर्क में मत लिखना, जब कर लेंगे डिस्कस तब लिखना। अभी रफ में एक बार ट्राई करो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अपने आप कैलकुलेट करने का। कर लेते हैं चलो। करें डिस्कस? हो चुका? क्या क्या आंसर है एक बार बता दो। परसेंट में पर शेयर। डन है? रफ में किया है तो, फेयर में नहीं लिखा है तो तुम कियो ट्राई। क्यों? अच्छा सॉरी फॉरगॉट, इट रिक्वायर्ड सम ब्रेन। करें? बोलो ये अगर कन्वर्ट हो जाए, देखो सोचना कैसे है, तुम बेसिक अर्निंग पर शेयर जो कैलकुलेट करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये लिख दो, और तुमको मालूम है कि कुछ न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना है, कुछ डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहला डिस्कशन ये करते हैं कि मान लो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, तो पापेश में क्या फर्क पड़ जाएगा? पड़ेगा? उसको पहले प्रेफरेंस शेयर के लिए बनाना पड़ेगा। सिंपल देख कैसे सोचना है, एकदम सिंपल तरीके से सोचना है। क्या कि अगर ये कन्वर्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में, तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या फर्क पड़ेगा?
सर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ रहा है ये नहीं देना पड़ेगा, ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ रहा है ना, ये देना पड़ जाएगा क्या? कन्वर्ट हो गया तो नहीं देना पड़ेगा, कन्वर्ट अगर हो गया तो नहीं देना पड़ेगा। पक्का बात समझ में आ रहा है पूर्णिमा? तो बोलो कितना अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है जो अभी देना पड़ रहा है बट कन्वर्ट हो गया तो नहीं देना पड़ेगा? 10,000 इंटू 100 कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख का 14%, 1,40,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, तुम अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते हो 140 का तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो तुम्हारा 140 प्लस टैक्स के अमाउंट से पाफेश बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल चल रहा है क्या? जैसे डिवेंचर होल्डर का हुआ था वैसे इधर होगा। तुम लोग एक पैटर्न बनाते हो तो बस ये पैटर्न बैठ गया, देख पैटर्न बैठ रहा है, माइनस कर टैक्स फटाफट। अरे भाई पैटर्न नहीं बिठाना, वहां पे टैक्स माइनस होता है क्योंकि पीबीटी बढ़ रहा होता है। फिर से अभी जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके ऊपर अलग से आपको टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स तुम देते हो पीबीटी पे। कॉन्सेप्ट वाइज समझना, एक बार फंडा समझ। देखो क्या होता है, तुम लोग को ये चीज अच्छे से पता है लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करने का जरूरत है। पीबीआईटी में बोलो लेस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। पीबीटी में लेस टैक्स। फिर आया पीएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और हम यहीं पे सीडीटी भी लिख दे रहे हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और फिर अपने को मिल गया पाफेश। करेक्ट है? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे तो सीडीटी भी नहीं देना पड़ेगा। तो अभी यहां पर अपने को दिया हुआ क्या है? पाफेश दिया हुआ है क्या? 10 लाख रुपया दिया हुआ है। पाफेश दिया हुआ है ना 10 लाख। हाँ, नीचे से ऊपर जाना है। बता सीडीटी कितना है? 1,40,000 का 20% कितना? 28,000। 1,40,000 पैट बोलो। 11 लाख। $11,68,000 is after tax. 11,68,000 is after tax, मतलब 40% टैक्स देने के बाद। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट 60%, देन व्हाट इज 100%? अच्छा, या फिर ऐसे बोल दो ना, 11,68,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 19 लाख, और इसका 40% बता दे। नहीं समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। 19,46,667 डन है। अभी यहां पे देखो, अब तुम अगर कन्वर्ट कर देते हो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हो तो बोलो पीबीआईटी में कुछ चेंज आएगा क्या? इसमें कुछ चेंज आएगा? इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। एक मिनट, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, पहले ये बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या कि सर यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पाफेश 10 लाख रुपीस, तो ये पाफेश 10 लाख है तो ऑब्वियसली आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, उसके ऊपर सीडीटी दिया होगा, तो आपका ये पैट आया होगा, ये पैट आया होगा आफ्टर टैक्स देने के बाद, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया होगा, और इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यही पीबीआईटी है। अब अगर कन्वर्ट हो जाए, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, तो इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा सर? बोलो। ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, आराम से टेक योर टाइम, देखो एक बार वापस से रिपीट करें क्वेश्चन। तुम देखो, बोलो पाफेश कितना दिया हुआ है? पाफेश का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सब कुछ दे चुके हैं, इंटरेस्ट जिसको देना था दे चुके हैं, टैक्स देना था टैक्स दे चुके हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड सीडीटी भी दे चुके हैं, और उसके बाद ये बचा हुआ है पाफेश। करेक्ट है? तो ये 10 लाख आया, ये आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड,
ये माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद ये आ रहा है, तो तुम बेसिकली अब प्लस करते करते जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, बैक कैलकुलेशन है, करेक्ट। तो तुम ऑलरेडी एक 40 का, हाँ मेरे से बात कर लो, देखो पक्का बता पाएंगे, सुनो ना। 1,40,000 का क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दिए थे, और 28,000 का उसके ऊपर सीडीटी दिए थे। कैलकुलेट करते हुए बताओ फटाफट, तुम कर लिया, समझ में आ गया बैक कैलकुलेशन? तुम ट्राई कर रहे हो थोड़ा सा, अरे इसके लिए प्रीवियस नॉलेज का जरूरत नहीं था, ये ऐसे भी समझ सकता था। हाँ बैक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली आपने प्रेफरेंस डिविडेंड 140 दिया होगा सर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 14% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, 10,000 इंटू 100 इंटू 14%, 10 लाख का 14%, एक 40 का आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, और सरकार को 28,000 का सीडीटी भी दिया है। तो अगर ये 168 को अपने ऐड कर दें तो टोटल बोल रहे हैं अपने पैट आया है 1168, क्योंकि दिस इज, गाइस ध्यान से समझना, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दिस प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसका अप्रोप्रिएशन है ये, करेक्ट। तो अपने पास बचा 11,68,000, लेकिन सर ये 11,68,000 है आफ्टर टैक्स, टैक्स दे चुके 40%, तो वो हम लोग बैक कैलकुलेशन किए कि अच्छा इसका मतलब इतना टैक्स दिए होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना होगा। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, तो अपने इंटरेस्ट जीरो मान रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 19,46,667। सबको ये क्लियर है? ये कैलकुलेशन में अगर कंफर्ट है तो हम आगे का बात करेंगे। पूरा हाँ, तो अब आगे का बात सुनो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुमको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है तो तुमको बस इतना मान लेना है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को एक बार के लिए मान लो कि वो इक्विटी शेयर्स बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बन गया। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बन जाएगा तो बोलो इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर में फर्क कहां पड़ेगा? सिर्फ इधर फर्क पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पीबीआईटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीबीटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टैक्स जो 40% का डेटा है ना, वो भी कोई काम का नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो देते हैं आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड तो देते हैं आफ्टर टैक्स, तो टैक्स के कैलकुलेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड और सीडीटी की वजह से। वो 40% का कोई इंपैक्ट नहीं है पूरे कैलकुलेशन में, इस बात को समझो, करेक्ट है। तो इसका मतलब सर खाली प्रेफरेंस डिविडेंड और सीडीटी नहीं देना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं देना पड़ा तो इसका मतलब आपका पाफेश ही हो जाएगा। बोलो कितना? 11,68,000। बात समझ में आ रहा है? 11,68,000 का पाफेश हो जाएगा। ये चीज हम लोग को यहां पे कैसे दिखाना है? प्लस। ये चीज अपने को बस न्यूमरेटर में वर्किंग कर देना। बोलो कितना? क्या करें? 10,000 इंटू 100 इंटू 14%, ये हुआ 1,40,000 इंटू 1.20 कर दें। 1 प्लस 0.2 कर सकते हो तुम, 1 प्लस 0.2, क्योंकि 20% सीडीटी, 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन सीधा 1.2 हो जाएगा। 1,40,000 का 1.2 इज 1,68,000 ओनली। जैसे तुम वहां पे 1 माइनस टी किया था, यहां पे 1 प्लस टी करने बोल रहे हैं। और डिनोमिनेटर में क्या फर्क पड़ेगा बता देना जरा। सर 4 इक्विटी शेयर देना है एक प्रेफरेंस शेयर के बदले, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर के बदले 40,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इंटू 4/1, तो पहले खाली न्यूमरेटर बताओ। 1168 आ रहा है क्या? डिवाइड बाई 1,40,000, क्या बोल दो कितना आ रहा है? ₹8.34 पर शेयर आ रहे।
डन है। एक और एग्जांपल, ज्यादा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली एक ईसॉप वाला एग्जांपल बाकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है, खाली तुम लोग के मटेरियल का क्वेश्चन है, खाली एक एग्जांपल मेरे को करवाना है ईसॉप वाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं करवाना है, खत्म हो चुका है। बट सर मटेरियल का क्वेश्चंस है जो सॉल्व करना है। सेम जैसा कि तुम लोग को बोला था, फॉर इंडेस इट हैज बीन अपडेटेड, तो ड्राइव में ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तुमको क्या लग रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है? हाँ फोन में नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। अभी जो तुम लोग को हम एग्जांपल देखो, जो अभी अपने एग्जांपल किए हैं, और एक एग्जांपल खाली करेंगे ईसॉप वाला, अगर तुम लोग ये एग्जांपल पूरा कर लिए तो एग्जाम में इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आने वाला है, एकदम श्योर, मतलब एग्जांपल में सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग के सामने सिर्फ क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में अगर करके देख लेते हो और आंसर पे अराइव कर जाते हो, दैट इज गुड इनफ। लिख के प्रैक्टिस करो एग्जांपल को वापस से, लिख के प्रैक्टिस करो एग्जांपल को वापस से, ये तो कैलकुलेशन रफ वर्क कर करके बस आंसर पे अराइव कर लो, तुम लोग का हो जाएगा। अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये वाला, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग होमवर्क में करो फिर। तो होमवर्क में करोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 है, फिर 4 है। अरे दो दो लाइन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो जाएगा। ओ बाबा, इतना तोड़ के तुम लोग सुनता है और इंटरप्रेट करता है, थोड़ा पढ़ाई को भी वैसे कर लो। हाँ क्या चीज नहीं, बस कैलकुलेटर पे अराइव करो आंसर और चेक कर लो, चलो इतना कर लो बिना लिखे। तुम लिख के प्रैक्टिस करो, जो एग्जांपल हम करवा चुके हैं वो। नहीं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, वो नेक्स्ट क्लास में जो करना रहेगा वो हम करवा देंगे। नहीं तो एक और होमवर्क जाएगा फिर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो आज का क्लास हम यहां पे एंड कर रहे हैं। क्या बैक कैलकुलेशन वाला? क्या भेज देगा? तो क्वेश्चन का आंसर, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास अपना कल 11 बजे है, और अब अपना 11 बजे कंटिन्यू हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कब तक खत्म हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर चाहते हो? हाँ वो भी, वो स्केड्यूल जल्दी बता रहे हैं। वेल डन। 10 अगस्त से 10th ऑफ अगस्त से टेस्ट चालू हो जाएगा। 10th ऑफ अगस्त से टेस्ट चालू हो जाएगा। 10th ऑफ अगस्त, 12th के बाद, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 2 दिन में, हाँ तब तक कुछ इंडेक्स वगैरह कवर हो जाए, बाकी चैप्टर्स भी कवर हो जाए, तब तो टेस्ट दोगे। ये 2 एएस पे क्या, 2 छोटा छोटा चैप्टर है। हाँ कुछ भी नहीं।
तब पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो पढ़ लो। वो पढ़ ली पूरा, वो एग्जाम भी खत्म हो गया। वेल डन। कुणाल पढ़ाई में इंटरेस्ट लो। Bora, just for interest, I am asking how many students are sitting in the class. I am saying you take interest in your studies. बोलिए।